हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट ये कहाँ पर खोला गया? तो याद होगा आपको, हमने बताया था पहले नोएडा में ये रोबोट वाला रेस्टोरेंट खोला गया था, जहाँ पर रूबी और दीवा नाम के दो रोबोट वहाँ पर खाना सर्व करने का काम करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर खुला? आपको याद होगा लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल, जो कि कहाँ पर खुला है? ये लखनऊ में खुला है। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, नाम क्या है? लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिरों का संग्रहालय है वो बनेगा अयोध्या में। अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ? तो आपको याद होगा, कई बार आपको बताया है, जो उत्तर प्रदेश है उसके रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आगरा ये देश का पहला शहर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है बलरामपुर में। कहाँ पर है? बलरामपुर में। बलरामपुर में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बलरामपुर के किस गांव में है, तो याद रखेंगे इमिलिया कूडर गांव जो बलरामपुर में है, तो वहां पर राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहां पर बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला हिस्ट्री म्यूजियम है ये लखनऊ में। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क बनकर के तैयार हो चुका है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने नकुल जैन को CEO के रूप में नियुक्त किया? तो अभी पेटीएम जो पेमेंट कंपनी है, इसने नकुल जैन को अपना CEO नियुक्त किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा, जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP जटाशंकर मिश्रा ने कहाँ पर आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप थी ये नीदरलैंड में आयोजित थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा? तो जो अमेरिका का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा 2021 की सूची में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को नए स्वदेशी बख्तरबंद युद्ध वाहन मिले, इसे किस कंपनी ने बनाया? तो ये जो नए स्वदेशी रूप से विकसित बख्तरबंद युद्धक वाहन है, ये टाटा कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद होगा आपको, हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनकी पुण्यतिथि हर साल
कब मनाई जाती है? 27 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉब राफेलसन का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे? तो ये जो है एक फिल्म निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में EFIR प्रणाली लॉन्च की है? तो अभी जो है गुजरात सरकार ने ऐसी EFIR प्रणाली लॉन्च की है। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हिरासत में हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। दोस्तों जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी में मिलाकर के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिरासत में मौतें जो है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं। यानी हिरासत के मामले में अगर देखा जाए कि हिरासत में मौतें जो है सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज की गई, तो ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है 2020 और 21 में 451 मौतें जो है दर्ज की गई हैं पुलिस हिरासत के दौरान, जबकि 2021 और 22 में ये संख्या कितनी हो गई है? तो 2021 और 22 में ये संख्या बढ़कर के 501 हो गई है। और 2020 से लेकर के 22 में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है हिरासत के दौरान कुल 955 मौतें हुई हैं। ठीक, अब दोस्तों ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अगर देश भर की बात की जाए कि जो भारत है यहाँ पर जो है हिरासत के दौरान जो है मौतें कितनी हुई हैं, तो 2020-21 में 1940 मौतें हुई थी, लेकिन 2021-22 में ये आंकड़ा बढ़ गया और 2544 हो गया। यानी कि देश भर में 2021-22 के दौरान जो हिरासत में मौतें हुई हैं, यानी कि पुलिस हिरासत के दौरान, तो वो हुई हैं 2544। ठीक, और इनमें सबसे ज़्यादा मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए कि कौन सा राज्य आता है, तो उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में। और जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर जो है 2020-21 में 185 मौतें हुई और 2021-22 में 257 मौतें दर्ज की गई हैं। ठीक, तो यहाँ से सारी बातें ध्यान रखेंगे कि पुलिस हिरासत में सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। कितनी हुई हैं? तो 2020-21 में 451 और 2021-22 में 501। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 2021-22 में 257 मौतें दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है वो लिया गया है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है यहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि जिस तरह से प्रदेश में एक योजना चलती थी, आपको याद होगा, एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हमारे प्रदेश में जो है सुचारू रूप से ये चालू है। तो इसी के तर्ज पर एक योजना जो है प्रदेश में शुरू की जा रही है। कौन सी? एक तहसील एक उत्पाद योजना। दरअसल दोस्तों इससे पहले भी एक योजना प्रदेश में शुरू की गई थी, आपको याद होगा। पहले आपको बताया था कि एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर जो है प्रदेश सरकार ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की थी। ठीक, तो और अब इसके बाद क्या है? एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू की जा रही है। और इसे शुरू करने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका ये उद्देश्य है कि तहसील स्तर पर जो प्रोडक्ट होगा उसे जो है बढ़ावा मिल सके और इसके साथ ही जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिल सके। तो ये इसका उद्देश्य है। MSME विभाग जो है इस संबंध में कार्य कर रहा है और जो पहले चरण में जिले के जो तहसीलें हैं उसमें कौन सा उत्पाद जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसको लेकर के जो MSME विभाग है वो स्थानीय प्रशासन के साथ ये सूची तैयार कर रहा है। दोस्तों जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि कई सारी तहसीलें हैं, यानी कि अधिकतर जो तहसीलें हैं वहाँ पर कोई ना कोई उत्पाद ऐसा ज़रूर है जो कि काफ़ी फेमस है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे गोरखपुर की कैंपियरगंज के रामचौरा के कच्चे केले फेमस हैं, फरेंदा महाराजगंज की हरी मटर फेमस है, हरदोई की संडीला का लड्डू फेमस है, कुशीनगर के दुधही ब्लॉक में हल्दी की खेती जो है ये फेमस है। तो इस तरह से प्रदेश में अगर देखा जाए हर एक ज़िले में हर एक तहसील में कोई ना कोई एक ऐसा उत्पाद जरूर है जो काफ़ी फेमस होता है। ठीक, तो इसी को लेकर के प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, एक तहसील एक उत्पाद योजना। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन?
कि एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से संबंधित है, इसके अलावा एक जिला एक खेल योजना कहाँ से संबंधित है, या एक तहसील एक उत्पाद योजना कहाँ से संबंधित है। ठीक, तो ये तीनों ही योजनाएं आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 2 योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं, एक जिला एक खेल योजना और एक तहसील एक उत्पाद योजना। इससे तो है अभी निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली जो धनराशि है उसे बढ़ाकर के कितना कर दिया गया। तो इसे बढ़ाकर के कर दिया गया है 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों, जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं तो उनके लिए जो स्कूल ड्रेस और जो स्टेशनरी होती है उसके लिए धनराशि आवंटित की जाती है। अभी तक क्या था, जो प्राइमरी स्कूल के छात्र थे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, तो उनके अभिभावकों को 1100 रुपये यानी कि 1100 रुपये जो है दिए जाते थे ड्रेस के लिए और इसके साथ ही स्टेशनरी के लिए। लेकिन अब इस धनराशि को बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, तो 100 रुपये बढ़ा दिया गया है और 1200 रुपये जो है जो अभिभावक हैं बच्चों के उनको दिया जाएगा। और इस पर कुल खर्च की अगर बात करें तो 1200 रुपये भेजने की जो कुल खर्चा है वो 2225.6 करोड़ रुपए होगा राज्य सरकार का। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी में जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के अभिभावकों को 1100 रुपये दिए जाते थे स्कूल ड्रेस और उनकी स्टेशनरी के लिए, उसे जो है बढ़ाकर के कितना कर दिया गया, तो ध्यान रखेंगे आप 1200 रुपये कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते। तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में वो जीते हैं अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी 2022, आपको याद होगा एक क्वेश्चन आपको बताया था कल या परसों कि जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने अभी रजत पदक जीता था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो ये वही प्रतियोगिता है, इसका अभी जो है समापन हो गया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं वो जीते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक, अब दोस्तों अगर बात की जाए कि जो ये चैंपियनशिप थी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा था, तो इसका जो आयोजन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर। अब दोस्तों, ये जो संस्करण था चैंपियनशिप का 18वां संस्करण था, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, तो अमेरिका ने जीते। कितने पदक जीते, तो कुल मिलाकर के 33 पदक जो है अमेरिका ने जीते हैं, जिनमें से 13 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई अमेरिका की। अब अगर बात की जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा, तो इथियोपिया, ये जो है दूसरे नंबर पर रहा। ठीक, इसका नाम भी ध्यान रखेंगे इथियोपिया का, और इसने कुल मिलाकर के 10 मेडल जीते। ठीक, इनमें से जो इथियोपिया है इसने 4 गोल्ड मेडल जीते, 4 सिल्वर मेडल जीते और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक, तो ये तो हो गए फर्स्ट और सेकंड। अब दोस्तों अगर अपने देश की बात की जाए कि भारत जो है इस चैंपियनशिप में किस स्थान पर रहा और कितने मेडल जो है भारत ने जीते हैं, तो दोस्तों भारत ने केवल 1 मेडल जीता। ये जो चैंपियनशिप थी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसमें भारत ने सिर्फ 1 मेडल जीता। और कौन सा मेडल जीता, तो रजत पदक जीता है और वो भी नीरज चोपड़ा ने जीता। आपको याद होगा नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, तो यही एकमात्र मेडल जो है वो भारत की ओर से जीता गया है। और पदक तालिका में अगर बात की जाए कि भारत की रैंकिंग कितनी रही, तो भारत जो है 33वें स्थान पर रहा पदक तालिका में। ठीक, तो यहाँ से सारी बातें ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है इसका आयोजन किस देश में हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसमें किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा कुल 33 पदक जीते। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने जो है इस चैंपियनशिप में कितने पदक जीते, तो भारत ने केवल 1 पदक जीता और कौन सा, वो भी रजत पदक। और किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की स्पर्धा। ठीक, तो सारी बातें यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला महिला बैंक खोलने की घोषणा की है। तो अभी जो है जो राजस्थान सरकार है इसने राज्य का पहला महिला बैंक खोलने की घोषणा की है। दोस्तों जो राजस्थान सरकार है यहाँ पर राजस्थान महिला निधि नामक एक बैंक जो है स्थापित करने के लिए जो राजस्थान सरकार है उसने तेलंगाना के साथ एक समझौता किया है। दरअसल दोस्तों तेलंगाना में एक स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ है जो कि महिलाओं के लिए ऋण वगैरह उपलब्ध कराता है। तो इसी के साथ जो है राजस्थान सरकार ने एक समझौता किया है
और राजस्थान में एक राजस्थान महिला निधि नामक बैंक खोली गई है। दोस्तों ये जो बैंक खोली गई है राजस्थान महिला निधि बैंक, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो राजस्थान की महिलाएं हैं उनको जो है ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ताकि उनके जो उद्यम हैं, जो महिलाएं हैं वो अपने उद्यम यानी कि अपने जो व्यापार है उसको शुरू कर सकें और महिला सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिले, यही इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये राजस्थान में पहली बैंक ऐसी है जहाँ पर जो महिला बैंक खोली गई है। और इसकी एक खासियत है कि ये जो महिला बैंक है यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे वो सारी महिलाएं होंगी। यहाँ पर जो अकाउंट धारक होंगे यानी कि जो खाते होंगे वो भी सिर्फ महिलाओं के होंगे, यानी कि यहाँ पर पूरी बैंक का जो संचालन है वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, तो इस तरह की जो बैंक है वो राजस्थान में पहली बार खोली गई है। तो ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान महिला निधि नामक एक बैंक जो है सरकारी सहकारी बैंक स्थापित करने की राजस्थान सरकार ने अभी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे धनी यानी कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो सबसे अमीर जो भारत की महिला है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा। और यहाँ पर आप एक जो इमेज देख रहे हैं ये है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला है। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो रोशनी नादर मल्होत्रा है ये जो है 2021 के ये आंकड़े जारी किए गए अभी, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2021 के आंकड़े हैं। तो 2021 में जो रोशनी नादर मल्होत्रा है ये देश की सबसे अमीर महिला रही। ये हैं कौन? तो ये HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है, ये बात ध्यान रखेंगे। दोस्तों 2021 में इनकी जो कुल संपत्ति है वो कितनी रही है? तो 84,320 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति रही। और इसी संपत्ति के साथ ये जो है भारत की सबसे अमीर महिला रही। कोटक प्राइवेट, दोस्तों ये जो रैंक है वो किसके द्वारा जारी की गई? तो ध्यान रखेंगे कोटक प्राइवेट बैंकिंग रून लीडिंग वेल्थ वुमन लिस्ट। ठीक है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग जो रून है इसके द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया। और ये जो रोशनी नादर मल्होत्रा है ये लगातार दूसरे साल, ध्यान रखेंगे, इससे पहले भी जो है भारत की सबसे अमीर महिला यही थी रोशनी नादर मल्होत्रा, और दूसरी बार भी जो है भारत की सबसे अमीर महिला रही रोशनी नादर मल्होत्रा। अब दोस्तों एक नाम और ध्यान रखेंगे फाल्गुनी नायर का। इनका नाम, इनके नाम से आपको क्या याद रखना है कि आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन है तो वो हो जाएगा आपका फाल्गुनी नायर। और इनकी संपत्ति रही है 57,520 करोड़ रुपए। यानी कि यहाँ पर जो वर्ड है सेल्फ मेड महिला, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो ये संपत्ति अर्जित की है वो अपने बलबूते पे की है, यानी अपने ही द्वारा जो है इन्होंने ये सारी संपत्ति अर्जित की है। तो सेल्फ मेड महिला अगर आपसे पूछा जाता है तो फाल्गुनी नायर बताएंगे। और अगर ऐसे पूछा जाए कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है तो रोशनी नादर मल्होत्रा, जिनकी संपत्ति रही है 84,320 करोड़ रुपए। और यह है कौन? तो HCL टेक्नोलॉजीज की ये चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल के सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें जाना जाता है 1 रुपए के डॉक्टर के उपनाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं 1 रुपए के डॉक्टर। बंगाल में जो है ये इसी उपनाम से फेमस थे। दोस्तों बंगाल में एक डॉक्टर थे 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से फेमस। ठीक, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो सुशोभन बंदोपाध्याय इनका वास्तविक नाम था। तो जो बंगाल के 1 रुपए के डॉक्टर थे उनका जो है 26 जुलाई 2022 को निधन हो गया। एज कितनी थी इनकी? तो 84 वर्ष इनकी एज थी। दोस्तों ये जो डॉक्टर हैं इन्हें 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से क्यों जाना जाता था? तो दोस्तों इन्होंने जो है अपने जीवन में 60 सालों तक रोगियों का इलाज किया, 60 वर्षों तक इन्होंने जो है इलाज किया। और इनकी एक खूबी ये थी कि ये जो है सिर्फ इलाज का 1 रुपए लिया करते थे। जो है ये डॉक्टर थे जो सुशोभन बंदोपाध्याय, ये इलाज के तौर पर लोगों से 1 रुपए लिया करते थे। और इसी वजह से जो लोग थे बंगाल के वो जो है इन्हें प्यार से 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से जाना जाते थे, बुलाते थे। ठीक है, तो इनके नाम पर दोस्तों 2020 में एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। सर्वाधिक रोगियों को इलाज के लिए इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया। और 2020 में जो है भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 रुपए के डॉक्टर से नाम से जो है कौन से डॉक्टर फेमस थे? तो ध्यान रखेंगे आप सुशोभन बंदोपाध्याय जो कि बंगाल के एक डॉक्टर थे और इन्हें जो है 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से ये मशहूर थे।
ठीक, क्यों थे वो भी आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस जो दिवस है ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए कोई भी दिवस होता है उसको मनाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी दिवस होगा तो उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब जैसे विश्व हेपेटाइटिस दिवस है तो ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस, तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। अब 2022 की थीम क्या रही, तो ध्यान रखेंगे आई कांट वेट। 2022 की थीम रही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आई कांट वेट, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कांट वेट। ठीक है, ये इसकी थीम रही 2022 की। तो दोस्तों जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे 2008 में ये पहली बार मनाया गया था। और दोस्तों जो ये दिवस है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये किसकी याद में मनाया जाता है, ठीक, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। तो जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है ये 28 जुलाई को जो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, इनके जन्म दिवस पर जो है उन्हें सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। अब ये इनके जन्म दिवस पर क्यों मनाया जाता है, तो इसलिए क्योंकि जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। ठीक, तो इसी वजह से इनके जन्म दिवस पर जो है ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों जो विश्व हेपेटाइटिस है इसके बारे में अगर देखा जाए, जो हेपेटाइटिस बीमारी है, तो दोस्तों ये क्या है कि पूरी दुनिया में अभी जो आंकड़े कुछ जारी किए गए थे तो उसके अनुसार ये बताएगा कि पूरी दुनिया में जो हेपेटाइटिस है इससे हर 30 सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। हर 30 सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इसी को देखते हुए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO है, तो उसने साल 2030 तक, कब तक ध्यान रखेंगे, साल 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि जो हेपेटाइटिस बीमारी है इसको जड़ से ख़त्म करना है। और इसी वजह से जो ये दिवस है ये अब जो है काफ़ी ज़ोरों पर रहता है और लोगों को काफ़ी जो है इसे जागरूक करने के लिए काम किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कब तक इसे जो है हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ध्यान रखेंगे 2030 तक इसे ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2022 की थीम क्या रही, आई कांट वेट, और किसकी याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रख्यात असमिया लेखक अतुल आनंद गोस्वामी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इन्हें जो है 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों असम के जो प्रसिद्ध साहित्यकार और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं अतुल आनंद गोस्वामी, इनका जो है बुधवार को गुवाहाटी के एक अस्पताल में निधन हो गया। एज कितनी थी, तो 87 वर्ष इनकी एज थी। दोस्तों ये जो अतुल आनंद गोस्वामी थे, इन्हें 2006 में लघु संग्रह कहानी सेने जरीर गांधी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और ये एक उत्कृष्ट उपन्यास के रूप में जो है जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि अतुल आनंद गोस्वामी कौन थे, तो ये एक कौन थे, साहित्यकार थे और इन्हें 2006 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है रूस ने किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया, तो साल 2024 तक। दोस्तों जो रसिया है उसने साल 2024 तक जो अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखेंगे 2024 तक जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसे छोड़ने का फैसला किया है। दोस्तों मॉस्को की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको याद होगा कि रसिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है क्या है, रोसकॉस्मोस, तो इसके जो हेड हैं यूरी बोरिसोव, इन्होंने 26 जुलाई को ये घोषणा की है, ये फैसला किया है कि साल 2024 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसे छोड़ देगा रसिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, तो दोस्तों ये एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसमें 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नासा है जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है वो शामिल है। इसके अलावा रूस की रोसकॉस्मोस शामिल है, जापान की जेक्सा, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं ये इसमें शामिल थी। ठीक, तो अब ध्यान रखेंगे रसिया ने इसे छोड़ने का फैसला किया है 2024 के बाद। तो अगर पूछ लिया जाता है कब तक छोड़ने का फैसला किया, तो 2024 तक। तो दोस्तों ये थे 29 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पर शुरू हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था बेंगलुरु, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।